हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले हम देखेंगे आरटीआई इन वर्ड कंट्री वाइज। जैसे कि सबसे पहले स्वीडन में इंट्रोड्यूस हुआ था 1776 में, उसके बाद यूके में इंट्रोड्यूस हुआ 1911 में एंड सो ऑन। तो उसके बाद कुछ इसमें फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने कलरफुल उसमें मार्क कर दी हैं, अंडरलाइन कर दी हैं, तो वो आपके प्रीलिम्स या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो भी आप नोट कर लेना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि कैसे जो एक्ट है वो फॉर्म हुआ है इंडिया में, क्या उसके रीजंस रहे हैं, कौन कौन से केसेस थे जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो कंसिडर किया गया। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के क्या क्या मेंबर्स होते हैं, क्या उसका मतलब बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, कौन उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, देन उनकी रिमूवल प्रोसेस क्या होता है। देन उसके बाद कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बहुत ही छोटी छोटी सी प्रोविजन है, 8-9 प्रोविजंस हैं, वो आपको याद रखनी है। देन उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो 2013 में राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक्सक्लूड करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन से, तो उसके लिए जो बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने कलरफुल तरीके से जो है वो हाईलाइट किया है, अंडरलाइन कर दिया है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फतेह एडुकॉम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरटीआई के बारे में जानते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल रहता है एम्पावरमेंट का, बिकॉज इसमें बेसिकली हम सिटीजन्स को भी एक तरह से अपॉइंट करते हैं, उनको हम रियलाइज करवाते हैं कि दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो एक तरह से जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक तरह का गवर्नेंस, एक गुड गवर्नेंस का टूल है, बिकॉज इट ब्रिंग्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और एक सिटीज़न फ्रेंडली टूल है ये, और इसमें जो मतलब लोग होते हैं उनको पूरी तरह इंफॉर्मेशन लेने का एक राइट बन जाता है कि क्या प्रोसेस जो है वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है, किस तरीके से हुआ है, क्या प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं। राइट, तो जैसे कि मान लो आपका जो टैक्स सिस्टम है, आप टैक्स पे करते हो, तो ये सिटीजन्स को पूरा राइट है कि वो जाने कि उनका पैसा जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, though it is considered as an effective instrument with responsibility to ensure socially significant benefit. If transparency and accountability are imperative for sustaining governance, access to information is vital instrument of social transformation. तो आरटीआई जो है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे पहले ये स्वीडन में इंट्रोड्यूस हुआ था 1776 में, उसके बाद यूके में इंट्रोड्यूस हुआ था 1911 में, देन इट वाज अमेंडेड इन 1989 इन यूके, देन उसके बाद फिनलैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में, देन यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ था 1966 में एंड इट वाज अमेंडेड इन 1974, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 1982 में इंट्रोड्यूस हुआ था, देन कनाडा में इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में, देन डेनमार्क एंड नॉर्वे में इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में। तो सो फार मोर देन 85 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें जिनमें आरटीआई जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, बट आपको ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इनके ईयर्स जो हैं वो याद रखने हैं। So, today more than 85 countries around the world have implemented the act in one or the other form. UN in Article 59 Clause 1 had considered RTI as a fundamental human right. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको जो है वो एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो है वो कंसिडर किया है। अब बात करते हैं आरटीआई एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि 1977 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुई थी, तो उसमें कुछ तरह की प्रेस सेंसरशिप के ऊपर कुछ रोक लगा दी गई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो रिवील नहीं की गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत हंगामा किया था। ठीक है,
तो उससे पहले 1975-77 में इंटरनल इमरजेंसी भी लगी थी। तो उसके बाद जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो जो बनाया था तो उन्होंने उसमें प्रॉमिस किया था कि हम एक तरह की ओपन गवर्नमेंट लाएंगे। ओपन गवर्नमेंट का मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होगी, गवर्नमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डेलिबरेटली सप्रेस नहीं की जाएगी, राइट, जस्ट फॉर मीटिंग दी गवर्नमेंट ओन मीन्स। ठीक है, तो इसके चलते जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था 1977 में, जिसमें एक हमारा एक्ट चला आ रहा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, वो था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। तो उसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इस एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करी जाएं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक ज़रूरी है पहुंचनी, तो वो लोगों तक जो है वो पहुंचाई जा सके। तो उसके चलते जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो कि कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा था, उसमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स जो हैं वो करी जाएं। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई भी एज सच चेंज जो थी वो वर्किंग ग्रुप के थ्रू कोई भी चेंज नहीं लाई गई थी। ठीक है, तो कोई भी ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी जैसा कोई भी काम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। देन उसके बाद 1976 में ही एक केस आया, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज़ किया कि जब तक लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है गवर्नमेंट के अफेयर्स के बारे में, ठीक है, तो तब तक वो अपना गिला या अपना ग्रज जो भी है वो कैसे बोल सकते हैं, कैसे उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) जो उनको दिया जा रहा है वो यूजलेस है जब तक उनको गवर्नमेंटल अफेयर्स के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड की जा रही। ठीक है, तो उसके चलते उन्होंने जो था राइट टू इंफॉर्मेशन को इस पार्ट का, मतलब इस आर्टिकल का, आर्टिकल 19(1)(a) का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट जो था वो कंसिडर किया राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में। और इसी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर भी एम्फेसाइज किया कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें लोग जो हैं वो मतलब एक तरह की लोगों की ही गवर्नमेंट है। ठीक है, सरकार जो है वो लोगों की वजह से है, ना कि लोग जो हैं वो सरकार की वजह से हैं। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि लोगों का जो टैक्स का पैसा है, अगर वो टैक्स पे करते हैं तो उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने का पूरा अधिकार है कि वो उनका टैक्स का पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। तो इसके चलते उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में ही इस चीज़ को जो था एक तरह का राइट टू इंफॉर्मेशन को, एक फंडामेंटल राइट को एक एज ए इनफेयर्ड राइट का जो था वो स्टेटस दिया। इनफेयर्ड राइट्स हमने लास्ट टाइम भी आर्टिकल 21 में डिस्कस किए थे। ठीक है, इनफर्ड राइट्स होती हैं जो डिफरेंट केसेस में चल के सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस के थ्रू जो एज सच एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं की गई हैं, बट डिफरेंट केसेस के थ्रू जो है वो आई हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू गुड हेल्थ होगी, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड हो गया। तो ये सारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ये इनफेयर्ड राइट्स हैं। तो ऐसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन जो थी उसको डिक्लेयर किया गया इनफेयर्ड राइट्स अंडर राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस बाय सुप्रीम कोर्ट। देन फर्दर इन 1982 अगेन एस.पी. गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसको फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिबरली इंटरप्रेट किया आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो देन उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक तरह की एक इंटेग्रल पार्ट बन गया अंडर आर्टिकल 19(1)(a), दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन उसके बाद राइट टू एक्ट की अगर हम बात करें कैसे आया फॉर्म में, तो 1982 में जस्टिस के मैथ्यू कमीशन जो था उसने अगेन आरटीआई को रिकमेंड किया कि अगर आपको सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आरटीआई को लेके आएँ। देन उसके बाद 1987 में एक संगठन था राजस्थान में, एक सोसाइटी थी, सिविल सोसाइटी टाइप ऑफ कह लो, मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो इन्होंने एक मूवमेंट जो थी वो शुरू की, जिसमें जो वेजेस दी जा रही थी या जो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही थी राजस्थान में, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की कि वो आप किस बेसिस पे जो है वो दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट किस बेसिस पे हो रही है, या फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें आप किन बेसिस पे जो है वो पेमेंट कर रहे हो, क्या क्या मिनिमम वेजेस जो है वो
दी जा रही हैं और क्या क्या जो है वो होनी चाहिए। और उसी के चलते ही मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ये डिमांड किया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको बताई जाए, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन दी गवर्नमेंट फाइल्स। ठीक है, तो उन्होंने एक तरह की आरटीआई के फेवर में ये मूवमेंट जो थी वो लॉन्च की थी कि गवर्नमेंट स्कीम, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो उनको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद 1990 में यूनियन गवर्नमेंट हेडेड बाय विश्वनाथ प्रताप सिंह स्ट्रेस्ड एन इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई इज अ लेजिस्लेटिव राइट। ठीक है, तो एक तरह का एक्ट जो था अगेन पास करने की कोशिश की गई 1990 में बाय विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट, बट अगेन ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट इट वाज नॉट मटेरियलाइज्ड। देन उसके बाद 1992 में जब वर्ल्ड बैंक ने भी आरटीआई को के ऊपर एम्फेसाइज किया, देन उसके बाद जो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जो भी मूवमेंट लॉन्च की थी इन फेवर ऑफ आरटीआई, तो उसको एक तरह का मोमेंटम मिल गया। देन फाइनली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हेडेड बाय जस्टिस पीबी सावंत प्रेजेंटेड फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ आरटीआई फॉर द कंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक ब्लूप्रिंट जो था आरटीआई एक्ट का तैयार किया गया बाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको नाम दिया गया पीसीआई एनआईआरडी, दैट इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 1997। देन उसके बाद 1997 में ही अभी अमेंडमेंट, अभी सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, लेकिन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव पास्ड अ लॉ ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन। तो तमिलनाडु पहली स्टेट बनी थी 1997 में ही जिसने अपना एक आरटीआई एक्ट जो था वो पास कर दिया स्टेट लेवल पे। Then with tactical support of Consumer Coordination Council and Common Cause, Union Government headed by Atal Bihari Vajpayee introduced Freedom of Information Bill in 2000। ठीक है, तो फिर ऐसे बिल जो था वो काफ़ी देर तक लिंगर ऑन रहा एंड फाइनली 2000 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को इंट्रोड्यूस करवा के 2002 में पास किया गया एंड इट रिसीव्ड इट्स असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 6 जनवरी 2003। ठीक है, बट फिर उसके बाद जो फाइनल लेजिस्लेशन आनी थी उससे पहले ही काफ़ी स्टेट्स ने अपने लॉज जो थे वो इम्प्लीमेंट कर दिए ऑन आरटीआई। तो उसमें सबसे पहली स्टेट जो थी वो गोवा बनी, तमिलनाडु बनी। देन उसके कुछ ही मंथ्स के बाद गोवा ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया। देन राजस्थान ने 2000 में, महाराष्ट्र ने 2000 में, कर्नाटक ने 2000 में एंड दिल्ली ने 2001 में अपना आरटीआई लॉ जो था वो एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये सारी स्टेट्स भी आपको ईयर वाइज याद रखनी है। देन उसके बाद इन 2004 यूपीए गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तो जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, ठीक है, तो उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करनी थी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उसने, एंड उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या एक्ट्स फ्रेम करती थी तो उसको भी साथ ही साथ उसके ऊपर गवर्नमेंट को इसने अपनी रिकमेंडेशंस जो थी वो देनी थी। तो उसी के चलते ही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 उसके बारे में भी कुछ चेंजेस जो थी वो रिकमेंड की। तो फाइनली आरटीआई बिल वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। फिर काफ़ी हुए एंड क्राई के बाद फाइनली आरटीआई एक्ट 2005 जो था दैट वाज पास्ड विद 150 अमेंडमेंट्स। देन इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें एक्ट का तो क्या है, बेसिकली अगर हम एक्ट की प्रेम्बल के ऊपर चलें तो इसके बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है अंडर द एक्ट, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है अंडर दिस एक्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक अथॉरिटी को याद रखना, बिकॉज अभी जो राइट टू अपना आरटीआई अमेंडमेंट बिल है दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन कि जो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए अंडर फ्रॉम द डोमेन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो पब्लिक अथॉरिटी की फंक्शनिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाई जाए, ये फर्स्ट पर्पस था। देन सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ इन्फॉर्म सिटीजनरी फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कि लोगों को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। देन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी। Then the foremost and important objective of RTI Act 2005 is reduction in corruption। ठीक है,
तो क्योंकि आपको पता ही है डिफरेंट डिफरेंट जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको फंडिंग जो है वो की जाती है, तो वो पैसा जो है वो कहाँ पे जो है वो पब्लिक अथॉरिटी स्पेंड करती हैं, तो उस चीज़ के चलते जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जैसे कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की भी अगर हम बात करें, अभी तो उसका काफ़ी स्ट्रक्चर वीक पड़ा हुआ है इंडिया में सो फार, लेकिन वो भी एक एक्ट ऐसा है जो कि करप्शन को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो सिमिलर वे में ही आरटीआई एक्ट जो है दैट अगेन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कि कहाँ पे जो है वो करप्शन वगैरह जो है वो हो रही है, तो वहाँ पे आप जो है वो आरटीआई फाइल कर सकते हो। देन दीज ऑल 4 पैरामीटर्स आर क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अरुणा रॉय ये सोशल एक्टिविस्ट हैं who had described India's RTI as the most fundamental law in the country. So जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन सेकंड रिपोर्ट आई थी, इट फाउंडेड दैट RTI is capable enough to change the work culture in India. So क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो हम RTI के अंडर ऑब्टेन कर सकते हैं? It is defined as under section 2F of RTI Act as any material in any form including records, documents, memos, emails, opinions and advices, press releases, circulars, orders or logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by public authority under any other law. ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हम सेक्शन 2F के अंडर आरटीआई एक्ट के ऑब्टेन कर सकते हैं। So who can seek information under RTI? तो as per section 3 of RTI Act कोई भी इंडियन सिटीजन जो है he or she can seek information under RTI Act। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट प्रोविजंस की। सबसे पहली जो प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 2H, पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती हैं? पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं वो सारी अथॉरिटीज़, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। ठीक है, जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, ये भी एक तरह की जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। एंड इंटर अलाय इंक्लूड्स ऑल अथॉरिटीज़ अंडर द सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, द सिविल सोसाइटी सब्सटेंशियली फंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक फंड्स ऑल्सो फॉल विद इन दी एम्बिट। ठीक है, तो जो भी जितनी जैसे मान लो कुछ गवर्नमेंट एडेड एनजीओज भी होती हैं, ठीक है, एंड दोज आर ऑल्सो फंडेड बाय द गवर्नमेंट, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर ही आएंगी। ठीक है, इसी के चलते ही जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, उनको भी बात की गई थी। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था उसने एक जून 2013 में ऑर्डर पास किया था जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिकॉज दे आर बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट इन वन और द अदर वे, तो उनको जो है वो आरटीआई के एम्बिट में लाया जाए। तो इसी के चलते ही जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर उनको ना लाया जाए, तो वो एक्ट जो था, अमेंडमेंट बिल जो था वो प्रेजेंट किया गया था। So every public authority must designate an officer as central public information officer or state public information officer as the case may be, यानी कि सेंट्रल के केस में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट के केस में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है, एंड ऑफिसेज। और इसके साथ साथ एक मतलब असिस्टेंट जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है, अदर दैन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देन उसके बाद इन ब्रीफ अगर हम देखें पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एक्ट क्या होता है, बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, टाइमली कोई भी लॉ बना के कोई बॉडी जो है वो फ्रेम करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करती है, ठीक है, या कोई अथॉरिटी बनाती है। देन बाय all bodies notified by the central or state government including those bodies owned, controlled or substantially financed, and NGOs that are substantially financed by the government either directly or indirectly। तो ये सारे ही मतलब बॉडीज जो हैं वो पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आती हैं। सो अदर जो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं अदर देन सेक्शन 2H वो है सेक्शन 4(1) क्लॉज B। इसका मतलब है इसमें है मेंटेन एंड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि जो PIOs होते हैं उन्होंने उसी टाइम पे मतलब एक्सपीडिएटली विद इन 30 डेज जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी होती है। देन सेक्शन 6 होता है प्रिस्क्राइब सिंपल प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन
ठीक है। 30 डेज़ के बाद अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो अगेन दे कैन फाइल मतलब फाइल फॉर इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद अगर वो लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो तो 48 आवर्स में ही उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। अगर 30 डेज़ में नहीं, देन उसके बाद द पर्सन कैन मूव टू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सो ऑन। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर जो है वो इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है। देन सेक्शन 7 जो है फिक्सेस टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाय PIOs, जैसे कि 30 डेज़ और 48 आवर्स का जो 45 डेज़ का हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो टाइम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। देन सेक्शन 8 ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर और इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं तो नहीं भी कई बार जो होती हैं वो मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ, अगर हम बोले नेशनल सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी की बात, इंडिया नेशन की इंटीग्रिटी की बात हो, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 19 टू टीयर मैकेनिज्म फॉर अपील। टू टीयर मैकेनिज्म फॉर अपील का मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो अपील की जाएगी दैट विल बी टू दी सीनियर इन पर्सन सीनियर इन रैंक टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो बंदा सीनियर होगा रैंक में विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर पब्लिक अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो अपील दायर की जाएगी। देन सेकंड अपील जो है इट लाइज इन दी इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट टाइम जो है वो आप अपील कर सकते हो PIOs को, देन उसके बाद यू कैन मूव टू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। देन उसके बाद सेक्शन 20 जो है इट प्रोवाइड्स पेनल्टीज इन केस ऑफ फेलर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग और डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन। देन सेक्शन 23 जो है उसमें बताया गया है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं दे आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स और एप्लीकेशंस, ठीक है। उसमें आप कोई भी किसी तरह का सूट या एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो, बट इसमें जो रिट यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जो हैबियस कॉर्पस मैंडेमस वगैरह जो होती हैं एंड हाई कोर्ट्स की अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज यू नो कि उसमें अब आपकी जो है फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। देन उसके बाद बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर RTI एक्ट की बात करें तो सबसे पहले है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है उसमें बेसिकली एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, देन उसके बाद अदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे विच आर नॉट एक्सीडिंग 10 इन नंबर्स, ठीक है। 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ 10 से ज़्यादा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है वो नहीं होंगे। Then they shall be appointed by the President on recommendation of committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition and Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister। तो ये बहुत 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 important है, कई बार UPSC में भी ऐसे questions जो हैं वो पूछे जाते हैं। देन उसके बाद CIC and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance. So they shall hold office for a term of 5 years from the date on which they enter the office and shall not be eligible for reappointment, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक टैबलेटेड फॉर्म में मैंने इंक्लूड कर दिया इसको। तो रिमूवल की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एंड एज द सेम मैनर एज UPSC चेयरमैन और मेंबर्स आर रिमूव्ड, ठीक है। वही इंसॉल्वेंट हो या इनकैपेसिटेंट हो, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बेसिस पे जो है उनको रिमूव किया जाता है। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड other central information commissioners not exceeding 10 in number and they are appointed by the president on recommendation of a committee consisting of prime minister, leader of opposition, union cabinet minister nominated by prime minister। and removal की अगर हम बात करें तो removed from office by president on grounds of proved misbehavior or incapacity and as the same manner as UPSC chairman और members are removed, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देन अगर हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो बाकी दोनों चीज़ें तो सेम रहती हैं। जैसे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर्स, यहाँ पे स्टेट आना था, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10 इन नंबर। एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट जो होगी दे विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, वहाँ पे प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे हम, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पे आ गया चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड
कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे था कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद रिमूवल की अगर हम बात करें तो स्टेट जो होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी रिमूव फ्रॉम, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो दे विल बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ गवर्नर, ठीक है, ऑन प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बेसिस पे। और यहाँ पे जो है वो आफ्टर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा उनको रिमूव करने के लिए। देन उसके बाद जो है उनकी रिपोर्ट की प्रॉपर इंक्वायरी होगी, देन उसके बाद ही जो है वो उनकी रिमूवल प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगा। देन उसके बाद बात करते हैं ड्यूटीज पीआईओज की। तो सबसे पहले जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं दे डील विद द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फॉर इज हेल्ड, और मतलब क्या है इसका, मैं आपको सिंपल लाइन पॉइंट वाइज समझा देती हूँ हिंदी में, आप साथ साथ पढ़ते जाना। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो जैसे मान लो कि किसी बंदे ने किसी पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी में एक इंफॉर्मेशन जो है वो सॉर्ट की है, तो वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ऑफिस को बिलोंग नहीं करती है, तो विद इन 5 डेज वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो उस बंदे को, उस एप्लीकेंट को इमीडिएटली जो है वो रेफर करेगा दूसरा पब्लिक अथॉरिटी जिसमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है दैट इज 5 डेज। देन उसके बाद जो मतलब टाइम पीरियड होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस जो होती है वो बेसिकली होती है ₹10, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर होता है ₹10 का, तो वही एक फीस जो है कंसिडर की जाती है। बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों से कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है। तो उसके लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को जो है वो विद इन 30 डेज इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। और जहाँ पे बंदे की लाइफ एंड लिबर्टी की बात आती है तो वहाँ पे विद इन 48 आवर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद इफ़ द पीआईओ फेल्स टू गिव डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट विद इन द पीरियड, यानी कि अगर 30 डेज के बीच में, पीरियड के बीच में वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, या फिर मान लो कि 48 आवर्स जहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो रही है, तो उस केसेस में माना जाएगा कि उसने उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ किया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना किया है। सो वेयर अ रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड पीआईओ शैल प्रोवाइड द रीजंस फॉर सच रिजेक्शन, ठीक है। तो उसके साथ अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया है मान लो इन्फॉर्मेशन देने से, तो उसके साथ साथ उसको प्रॉपर अपने रीजंस जो है वो कम्युनिकेट करने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे उसने जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन देने से मना किया है। देन उसके बाद इफ़ इंफॉर्मेशन सॉर्ट हैज़ बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी और इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी, द पीआईओ शैल टेक इट्स रिप्रेजेंटेशन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। कि जो थर्ड पार्टी, जैसे मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी से गेन करनी है पीआईओ ने, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, तो वो उसको प्रॉपरली तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो पीआईओ होगा, ठीक है। मतलब कि जो थर्ड पार्टी होगी उसको रिप्रेजेंट करने का कि वो वाकई ही में एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो पीआईओ उसको प्रॉपरली टाइम देगा। देन उसके बाद एवरी पीआईओ विल बी लाइबल फॉर अ फाइन ऑफ ₹250 पर डे एंड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25,000 फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एन एप्लीकेशन, delaying information release without reasonable cause, मेलाफाइडली डिनाइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर वो मान लो कि एक्सेप्ट नहीं करता है एप्लीकेशन, या फिर कोई पर्टिकुलर रीज़न के बताए बिना ही वो मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले कर रहा है, फिर जानबूझ के उसको मना कर रहा है, या फिर जानते हुए भी उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, मतलब किसी भी मैनर में इन्फॉर्मेशन को जो है वो सही तरीके से नहीं बता रहा है डेलिबरेटली, तो उस केस में उसको जो है वो ₹250 पर डे का फ़ाइन एंड मैक्सिमम ऑफ 25,000 का फ़ाइन जो है वो लग सकता है। सो द लास्ट इज़ द इंफॉर्मेशन कमीशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, जो है ये पेनल्टीज़ जो हैं वो पीआईओज़ के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। देन द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय पीओ विद इन अ टाइम लिमिट, ये भी एक थोड़ा छोटा सा मैंने बना दिया उसी में से ही, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको याद रखने हैं। देन 48 आवर्स फॉर द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन,
5 days shall be added to the above response time in case the application for information is given to assistant public information officer, जो उसके अंडर होगा. Then if the interest of third party are involved then time limit will be 40 days. ठीक है, जिसमें वो उसको प्रॉपरली टाइम देगा थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करने का कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है. ठीक है, मैक्सिमम पीरियड मतलब 30 डेज का तो टाइम पीरियड होगा ही होगा, प्लस टाइम गिवन टू पार्टी टू मेक रिप्रेजेंटेशन. तो मैक्सिमम टाइम लिमिट जो होगा वो 40 डेज का रहता है. देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, जैसे पहला तो वही है कि 30 डेज में जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है. देन मैक्सिमम टाइम गैप फॉर फर्स्ट अपील. अब मान लो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली है, तो उसके लिए जो फर्स्ट अपील के लिए टाइम पीरियड होगा वो होगा 30 डेज. 30 डेज तक आपको जो है वो वेट करनी होगी. अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप जो सीनियर रैंक टू पीआईओ होगा, पीआईओ से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है. देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 टियर मैकेनिज्म होता है, तो 2 टियर में सबसे पहला जो बंदा होगा वो होगा सीनियर रैंक, जो पीआईओ से सीनियर होगा. तो उसको आप अपील करोगे तो उसके लिए 30 डेज तक आपको पहले वेट करना होगा. देन टाइम पीरियड फॉर एपिलेट अथॉरिटी, अगर कोर्ट में आपको जाना है विद इन 30 डेज और इन एक्सेप्शनल केसेस 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव बाय पब्लिक अथॉरिटी. देन उसके बाद अगर तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो जो सेकंड मतलब फर्स्ट अपील के बाद जो सेकंड अपील आप करोगे उसके लिए जो टाइम गैप होगा वो अगेन 30 डेज आपको बाद में वेट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो 90 डेज का पीरियड जो है वो होगा. ठीक है, फर्स्ट 30 डेज होगा जब इंफॉर्मेशन जो है आपने सीनियर जो पीआईओ होगा उससे ऑब्टेन करनी है. सेकंड जो जब आपने एपिलेट अथॉरिटी को जो है वो अपना केस रेफर कर दिया है, उसके बाद 30 डेज और आप वेट करोगे एंड इन एक्सेप्शनल केसेस 45 डेज. देन उसके बाद अगेन मतलब 90 डेज तक सेकंड अपील फाइल करने के बाद ये 60 डेज के बाद अगेन 30 डेज आपको वेट करनी पड़ेगी. तो इन टोटलिटी 90 डेज आपको वेट करनी जो है वो पड़ेगी. तो ये बहुत ही टीडियस सा प्रोसेस जो है वो हो जाता है. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप सेकेंड अपील फाइल कर सकते हो आफ्टर 90 डेज. तो उसके बाद है कुछ बॉडीज जो एक्सक्लूडेड हैं अंडर आरटीआई. ठीक है, विच आर नॉट सब्जेक्ट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. तो उसमें आती है सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी स्पेसिफाइड इन दी सेकेंड शेड्यूल, लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो होगी, रॉ होगी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच, सीआईडी अंडमान एंड निकोबार, द क्राइम ब्रांच, दादरा एंड नगर हवेली स्पेशल ब्रांच, लक्षद्वीप पुलिस. ठीक है, ये सारे पढ़ लेना आप. देन उसके बाद इन टोटलिटी देर आर 31 सेक्शंस एंड 6 चैप्टर्स इन दिस एक्ट. तो ये एक फैक्चुअल डाटा है. देन उसके बाद फीस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फीस टू बी प्रिस्क्राइब विद विच मस्ट बी रीजनेबल. ठीक है, जैसे कि 10 रुपीज़ का एक पोस्टल ऑर्डर होता है जिसमें आप एक कंप्लेंट जो है अलॉन्ग विद दैट आप फाइल कर सकते हो. एंड बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों से कोई भी फीस जो है वो चार्ज नहीं होती है. एप्लीकेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर पीआईओ जो है वो विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट यानी कि 30 डेज के पीरियड में अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाती है. देन एपिलेट अथॉरिटी जो है फर्स्ट अपील वही आ गया पीआईओ को. देन सेकंड अपील सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी. एंड थर्ड अपील जो होगी वो आप फाइनली कोर्ट में कर सकते हो. देन उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो अंडर आरटीआई रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी है. रिकॉर्ड कीपिंग के लिए गवर्नमेंट ने 4 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो देती है पब्लिक अथॉरिटी को. ठीक है, और 120 डेज का. देन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करेगी बिफोर पार्लियामेंट आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर. एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की जो भी रिपोर्ट होगी उसको विधानसभा या विधान परिषद के सामने जो है वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करेगी. सो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो हैं अंडर आरटीआई एक्ट सो फार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों. तो ये आप याद रख लेना कि जैसे ही रिसेंटली हुआ था कि जो आंसर कीज़ हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की या आईआईटी जेईई की, तो उसको जो है वो डाला जाता है वेबसाइट्स पे ऑफ द रिस्पेक्टिव कमीशन. जैसे यूपीएससी या आईआईटी जेईई की वेबसाइट्स पे डाल दिया जाता है विच हेल्प्स स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द स्कोर्स इवन बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट. एंड सेकेंडली जो एसेट्स एंड वेल्थ डेक्लेरेशन है पब्लिक सर्वेंट्स की इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड इज एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स की,
दे आर नाउ इन पब्लिक डोमेन। देन क्रिटिसिज्म की बात करें अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस है विद ब्यूरोक्रेसी रिजल्ट्स इन मिसिंग फाइल्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है आपको पता ही है कि कई ब्यूरोक्रेट्स भी जो है वो करप्ट होते हैं, तो वो भी थोड़ा मतलब इधर उधर करके फाइल्स जो है वो मिसप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ताकि उनके जो जो भी मतलब कारनामे हैं सो कॉल्ड सामने ना आए। देन उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ फॉर रनिंग इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, स्टाफ की तो हमेशा ही शॉर्टफॉल रहता है। देन डिल्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री लॉज सच एज वन ऑफ द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की भी, तो वो भी उसका भी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है सो फार। Then next is lack of proactive declaration of information by the government as stipulated in RTI law increase application। ठीक है, within the stipulated time जो है वो expediently information जो है वो नहीं provide की जाती, जिससे number of applications जो है वो increase होते रहते हैं। Then need to put all RTI replies on government websites। ठीक है, चाहिए तो ऐसा ही कि government websites पे जितनी भी RTI replies हैं उनको डाल दिया जाए, ताकि जो unnecessary जो increase in number of applications होता है वो उसको ओवरकम किया जा सके। देन लास्ट इज इंक्रीजिंग फ्रिवलस RTI एप्लीकेशंस। पब्लिक अथॉरिटीज हैव आल्सो कंप्लेंट सम एप्लीकेंट्स ऑफ यूजिंग RTI फॉर ब्लैकमेल। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है कि मतलब कई बार RTI को चलते जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है। काफ़ी कई एक्टिविस्ट भी इस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब जो है वो क्रिटिसिज्म है इस एक्ट के। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी RTI अमेंडमेंट बिल 2013 के बारे में। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ही था शायद स्टार्टिंग में कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया था 3 जून 2013 में, जिसमें उन्होंने बात की थी 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, CPI, मार्क्सिस्ट, CPI, NCP एंड BSP को उसको RTI एक्ट के एम्बिट में लाया जा सके। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर, पब्लिक अथॉरिटीज़ के डोमेन में, because they are receiving significant amount of funding from the government in one or the other way। तो इसके चलते जो था RTI अमेंडमेंट बिल 2013 इंट्रोड्यूस किया गया बेसिकली। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कह लो। अभी देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की खुद की बात आती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो बिल जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया इसको अमेंड करने के लिए 2005 एक्ट को, टू एक्सक्लूड द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। तो बेसिकली जो मेन इसका हाईलाइट था वो यही था कि जो सेक्शन 2 है ऑफ द एक्ट उसमें जो एक्सप्लेनेशन है विच स्टेट्स दैट एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो भी बॉडी, जो भी पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर, आपको पता है इस एक्ट के अंडर ही जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन मिलती है। तो उसके अंडर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन से एक्सक्लूड किया जाए। ठीक है, तो अमेंडमेंट विल इंश्योर दैट पीपल आर नॉट obliged टू डिस्क्लोज द बेसिस टू चूज देयर कैंडिडेट्स एंड द सोर्स ऑफ देयर फंडिंग। ठीक है, तो मेन इसका पर्पस यही होगा कि जो लोग अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, किस बेसिस पे चूज करते हैं या किस बेसिस पे कैसे उनको फंडिंग करते हैं, उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाए। तो इसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज पार्टीज़ को लगता है कि RTI डिस्क्लोजर में अगर ऐसा आता है तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो अंडरमाइन होता है, और उसके साथ जो ऑपोजिशन है वो उनकी जो मतलब लैकुने होंगे उनको उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो यूज़ करेंगी। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। तो इस चीज़ के चलते जो है वो इसको एक्सक्लूड किया जाए पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन से, तो ये बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। So that's all from RTI Act. I hope the students will definitely get benefit from this video, and if you like, please subscribe to my channel Fateh Educom. Thanks for watching.